वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट 2 जगत के बारे में। अभी तक हमने 3 जगत के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने मोनेरा जगत पढ़ा था, उसके बाद में प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद में लास्ट टाइम हमने कवक जगत या फंजाई जगत के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली थी। अब हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे उस जगत का नाम है, आपको ध्यान रखना, प्लांटी जगत, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनिमेलिया जगत के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है प्लांटी जगत में किस प्रकार के जीवों को शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए, इस जगत में वे सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस जगत में वे सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी इस प्रकार के यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो स्वपोषी होते हैं। जो किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात जिसमें क्या पाया जाता है? पर्णरहित पाया जाता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रकार के जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पादप जगत में रखा जाता है। स्वपोषी होते हैं अर्थात जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। स्वपोषी होते हैं अर्थात जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यह जीवों का समूह होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, पादप जगत में रखा जाता है। तो वे जीव जो सभी यूकैरियोटिक होते हैं एवं स्वपोषी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस प्रकार के जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पादप जगत के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पादप जगत में सबसे पहला वर्ग आएगा, वो कौन सा आता है? शैवाल आता है। कौन सा वर्ग आता है? शैवाल। उसके बाद में कौन सा आता है? ब्रायोफाइटा। शैवाल के बाद में कौन सा आएगा? ब्रायोफाइटा इसके अंतर्गत आता है। शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद में ब्रायोफाइटा के बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा। कौन सा ध्यान रखना है? टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत आएगा। टेरिडोफाइटा के बाद में आपको ध्यान रखना है, इसमें आएगा वो जिम्नोस्पर्म आएगा, या अनावर्त बीजी जिसे हम कहते हैं, जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी कहेंगे, वो इसके अंतर्गत आ गया। एवं उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्म को ही हम क्या कहते हैं? आवर्त बीजी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म आता है। ये कुल मिलाकर के जो है वह वर्ग किस में आते हैं? प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्लांटी जगत के जो है अंतर्गत आने वाले पादप कौन कौन से? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादप आते हैं। अब उसके लक्षण कौन कौन से, उसमें आप ध्यान दीजिए। तो ये या इसमें सम्मिलित जीव होते हैं, ये सभी जीव किस प्रकार के होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, स्वपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पादप मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं निर्मित करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। स्वपोषी होते हैं और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं तथार्थ इसमें जो कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक होते हैं, दोहरी झिल्लियुक्त कोशिका इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंत्यपदरी जालिका, लाइसोसोम इत्यादि एकल और दोहरी झिल्लियुक्त कोशिका उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं एवं कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। अधिकांश पादप होंगे वह कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। तो पादप मुख्यतः स्वपोषी, यूकैरियोटिक और किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति पाई उपस्थित होती हैं, पाई जाती है। तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं जो सेलुलोज से निर्मित होती हैं, बनी हुई होती हैं। अर्थात इसमें जो कार्बनिक पदार्थ कोशिका भित्ति में होगा वो कौन सा होगा? सेलुलोज होता है। सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। और आप ध्यान दीजिए,
तो ये जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर पर्णहरित एवं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, पर्णहरित पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एवं पर्णहरित पाया जाता है। क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। अतः इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। अतः इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर के नाम से, उत्पादक के नाम से जाना जाता है। इन्हें उत्पादक कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इस कारण से इन्हें उत्पादक कहते हैं। पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पादपों में भोजन का संग्रह या संग्रहण होगा वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के रूप में ये अपना भोजन संचय करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो पादप भोजन संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अब देखो, कुछ पौधे होते हैं वे विषम पोषी भी होते हैं। कुछ पौधे विषम पोषी भी होते हैं। कुछ पौधे कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। उसमें आप देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे पादपों पर जीवित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। कीट भक्षी के उदाहरण ध्यान रखना है आपको। ब्लेडर वर्ट है, यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडर वर्ट, ये आपको ध्यान रखना है कीट भक्षी है। इसी प्रकार से वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये भी कीट भक्षी है। और ब्लेडर वर्ट या यूट्रिकुलेरिया ये भी किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है कीट भक्षी होते हैं। इसी प्रकार से ड्रोसेरा है, डायोनिया है, ये बहुत सारे ऐसे कीट भक्षी पादप भी होते हैं। तो ब्लेडर वर्ट या वीनस फ्लाई ट्रैप या डायोनिया या आपको ध्यान रखना ड्रोसेरा कीट भक्षी पादपों के उदाहरण है। परजीवी में आपको उदाहरण ध्यान रखते हैं अमरबेल का, रेफ्लेशिया का। तो इस प्रकार से अमरबेल या जिसे हम कैस्क्यूटा कहते हैं, कैस्क्यूटा या अमरबेल होती हैं, यह किस प्रकार की होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये परजीवी प्रकार की होती हैं, पैरासाइट्स प्रकार की होती हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है ये भोजन प्राप्त करेगी, वह किससे प्राप्त करती है, दूसरे जीवित पौधों पर ऑस्टोरियम डेवलपमेंट करती हैं, सूचकांक जो कि उसके अंदर तक धस जाते हैं और भोजन प्राप्त करती है। खुद के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो ये परजीवी प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद में जनन की बात करें तो पादपों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। पादपों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। तो पादपों में अलैंगिक जनन भी होता है और किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन भी पाया जाता है और किस प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो दोनों प्रकार का जनन इनमें देखा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए इनमें लैंगिक जनन होता है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है द्विगुणित और अगुणित पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है, उसमें आप देखेंगे तो दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती हैं, द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो आप ध्यान दीजिए पादपों के जीवन चक्र में दो स्पष्ट द्विगुणित बीजाणुद्भिद एवं अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं।
द्विगुणित बीजाणुद्भिद, द्विगुणित बीजाणुद्भिद एवं अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं। अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं। अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं। अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया है वो पादपों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पादपों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। पादपों में देखेंगे कि द्विगुणित जो युग्मनज होता है उस युग्मनज से बीजाणु बनते हैं और बीजाणु होते हैं उनका अंकुरण होगा और उनका अंकुरण होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बनेंगे और ये दोनों प्रकार के युग्मकोद्भिद होते हैं, उससे क्रमशः नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन हो जाते हैं और संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का पुनः निर्माण करते हैं और ये द्विगुणित युग्मनज होगा उससे बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इस प्रकार के ये पूरा चक्र होता है, उस चक्र को हम संतति एकांतरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया है वो पादपों में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। तो ये लक्षण, सामान्य लक्षण आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, प्लांटी जगत के बारे में। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अगला एक और हम देख लेते हैं जगत, पांचवा जगत, और जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया या जंतु जगत कहा जाता है। तो अगला जगत कौन सा हमें ध्यान रखना है, एनिमेलिया, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जंतु जगत के नाम से जानते हैं। तो जंतु जगत या एनिमेलिया में किस प्रकार के जीवों को शामिल किया गया है, तो इसमें सभी जंतु एवं मनुष्य आते हैं। इसमें सभी जंतु आते हैं, सभी प्राणी या जंतु आएंगे, सभी प्राणी एवं मनुष्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी प्राणी आएंगे, सभी मनुष्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है सभी जंतु आते हैं एवं मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। ये सभी जीव होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक और बहुकोशिक होते हैं। तो ये भी किस प्रकार के होंगे, ये विषमपोषी होते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके सभी जीव किस प्रकार के, विषमपोषी, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एवं किस प्रकार के होते हैं, विषमपोषी, यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिक होते हैं। तो इसके अंतर्गत शामिल जीव है वो विषमपोषी, यूकैरियोटिक और कैसे होंगे, बहुकोशिक होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इनमें पाए जाने वाले जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और आप ध्यान दीजिए, इनमें सम्मिलित जीव है, अर्थात इनमें सम्मिलित जीव होते हैं। इनमें सम्मिलित सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पादपों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ये डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से, यानी आप अपरोक्ष या परोक्ष रूप से ये भोजन प्राप्त करते हैं। वो किन से प्राप्त करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है पादपों से प्राप्त करते हैं। तो इनमें भोजन की प्राप्ति है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से होती हैं। इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट एवं पर्णहरित का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट एवं पर्णहरित नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एवं पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट एवं पर्णहरित होता है, उसका अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण से भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, विषमपोषी प्रकार के होते हैं। दूसरे जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से पादपों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे, वो किससे प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली रूप से इसमें भोजन नहीं होता है। इनमें जो भोजन होगा, इनमें
भोजन प्राणी समभोजी प्रकार के होते हैं। यानी ये किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये भोजन के आधार पर प्राणी समभोजी होते हैं। प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है, इनमें प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है। अर्थात पोषण पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, प्राणियों के समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं। तो इनमें पोषण होगा वो किस प्रकार का होता है, प्राणी समभोजी पोषण होता है। अर्थात ये भोजन प्राप्त करते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए ठोस भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित करते हैं। ठोस भोज्य पदार्थों को ये अंतर्ग्रहित करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठोस भोज्य पदार्थों का ये क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्ग्रहण की विधि के माध्यम से भोजन मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं और इस प्रकार के पोषण को हम प्राणी समभोजी कहा जाता है। तो इसमें प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इनमें भोजन का पाचन होता है, इनमें भोजन का पाचन गुहा में होता है। भोजन का पाचन आंतरिक गुहा में होता है। भोजन का पाचन आंतरिक गुहा में होता है। तो इनमें भोजन का पाचन होगा वह आंतरिक रूप से होता है और गुहा के अंदर होता है। जैसे कि हमारे अंदर आहार नाल होती है, ये एक प्रकार की गुहा है जिसके अंदर भोजन का पाचन हो रहा है। तो इन जंतुओं में भोजन का पाचन होता है वह आंतरिक रूप से गुहा के अंदर होता है। इसी प्रकार के पोषण को हम प्राणी समभोजी पोषण कहा जाता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए इनमें भोजन संग्रह होता है। इनमें भोजन संग्रह किस रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखने में भोजन संग्रह ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है। भोजन संग्रह किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में एवं किस रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। तो इनमें भोजन का संग्रह होगा ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में ये भोजन अपने शरीर में संचित करते हैं। यकृत में एवं जो पेशियां होती हैं उनके अंदर, उस वयस्क जीवों में तथा अन्य जीवों में भोजन होगा वह तेल की बूंदों के रूप में, वसा के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो इस प्रकार से इनमें भोजन संचय होगा वह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है। तो भोजन संचय होगा वह ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है। आप ध्यान दीजिए इसमें गमन अंग उपस्थित होते हैं, यानी गमन या में सक्षम होते हैं। यानी जंतु होते हैं वे अधिकांश जंतु किस प्रकार के होते हैं, गमन में सक्षम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इसमें गमन अंग उपस्थित होते हैं, यानी गमन में सक्षम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए उच्च वर्ग के जीवों में विस्तृत संवेदी अंग पाए जाते हैं। उच्च वर्ग के जीवों में विस्तृत संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। विस्तृत संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। संवेदी अंग एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो कि बाह्य वातावरण के बारे में इन्हें जानकारी देता है। विस्तृत संवेदी अंग एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीवों में विस्तृत संवेदी अंग पाया जाता है और क्या उपस्थित होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो कि इनको बाह्य वातावरण के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार से जो उच्च कोटि के जीव है उसमें बाहर की संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए विस्तृत संवेदी तंत्र और क्या उपस्थित होता है, तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, जंतुओं के बारे में। आप ध्यान दीजिए जंतु होते हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जंतुओं में जो कुछ निम्न वर्ग के जीवों को छोड़कर बाकी सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ निम्न वर्ग के जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ निम्न वर्गों के जीवों को छोड़कर सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। छोड़कर सभी जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। सभी जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। सभी जंतुओं में कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ निम्न वर्ग के जंतुओं को छोड़कर बाकी में कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो बाकी सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ निम्न वर्ग के जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। और लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, तो आपको नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं संलयन करके और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण से आपको शिशु या जो है वो संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें युग्मक बनते हैं और युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप
द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मन से भ्रूण का विकास होता है, अर्थात युग्मक संलयन की प्रक्रिया इनमें देखी जाती है। तो युग्मक संलयन के द्वारा इसमें जनन होता है। तो ये 2 जगत कंप्लीट होते हैं। एक जगत आपको ध्यान रखना है, कौन सा? पादप जगत, और उसके बाद में अगला जगत हमें कौन सा ध्यान रखना है? जंतु जगत के बारे में। इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जो 5वां जगत है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया मोनेरा जगत, जिसमें इस प्रकार के जीवों को रखा गया है जो कि प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो दूसरा जगत हमें प्रोटिस्टा पदा, उसमें यूकैरियोटिक प्रकार के एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सभी जीवन को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। फिर कवक या फंजाई विषमपोषी जीव, जो उनमें पोषण होता है वह मर्दपोषी या अपघटक के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? कवक जगत में, जिनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें देखना है प्लांटी, जिसमें स्वपोषी जीवों को रखा गया, और एनिमेलिया, जिसमें विषमपोषी जीवों को रखा गया, प्राणी संभोजी जीवों को रखा गया है। इस प्रकार से 5 जगत में हम देखते हैं कि लाइकेंस या जो वायरस है, वायरॉइड्स है, पिरियॉन्स है, इनको शामिल नहीं किया गया है। तो अगले जो क्लास होगी उसमें हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।